हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द रिसेप्टर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारा फार्माकोलॉजी थर्ड B.Pharm 6 सेमेस्टर और जो यूनिट फर्स्ट है उससे लिया गया है ना। तो जो आज का टॉपिक है हमारा है एपेटाइट स्टिमुलेंट या फिर और एक्सिजेनिक। ठीक है, एपेटाइट स्टिमुलेंट या फिर और एक्सिजेनिक। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखो पहले हम थोड़ा सा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए वीडियो के बारे में। एपेटाइट स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है, एपेटाइट का मतलब होता है हमारी भूख, हंगर, जिसके लिए हम खाना खाते हैं। स्टिमुलेट मतलब हम उसको उत्साहित कर रहे हैं कि हमारी भूख हमारी बॉडी में ज़्यादा लगे, जिससे हमारा जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो पाए। या फिर हम किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, किसी बीमारी के से ग्रसित हैं, तो हम जल्दी से उससे सही हो जाएं। क्योंकि जितनी अच्छी हमारी भूख होगी उतना अच्छा हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है। मतलब आपकी बॉडी में मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इम्बैलेंस नहीं होंगी। क्योंकि जो खाना है हमारा फूड है उससे बहुत तरह के हमें मिनरल्स मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है। तो इसलिए क्या होता है कि फूड हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे अपनी भूख को आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब कुछ हमारे पास ड्रग है, कुछ हार्मोन्स हैं, या फिर कुछ हमारे पास प्राकृतिक मेडिसिन है, नेचुरल मेडिसिन है, जिनके सहायता से अपनी एपेटाइट को इंप्रूव करेंगे। तो डिस्कस करेंगे क्या मैकेनिज्म है उनके और क्या बेसिक कॉमन कॉज क्या होते हैं कि जब हमारी भूख खत्म हो जाती है ना। तो लेट डिस्कस विद डिफिनीशन। तो पहले हम समझेंगे एपेटाइट क्या होता है ना। अगर एपेटाइट को थोड़ा सा प्रयास करें समझने का, तो ए डिजायर टू ईट और ड्रिंक, ए डिजायर टू ईट और ड्रिंक मतलब एपेटाइट का मतलब होता है हमारी पीने की इच्छा होगी या फिर खाने की इच्छा होगी। इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल न्यूरो हार्मोनल फैक्टर। तो एक चीज और हम बताना चाहेंगे, जो एपेटाइट का कॉन्सेप्ट है वो चाहे सप्रेसेंट हो चाहे आपका स्टिमुलेंट हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है उसका। अभी तक एग्जैक्टली ये नहीं पता लग पाया है कि ड्रग जो हमारी स्टिमुलेंट्स होती हैं वो एग्जैक्टली काम कैसे करती हैं। तो कुछ हाइपोथेटिकल यहाँ पे मैकेनिज्म दिए, वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल न्यूरो हार्मोनल फैक्टर। जो ब्रेन है हमारा उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब भी हमारे ब्रेन में खाने की इच्छा होती है, कोई थॉट जनरेट होता है, तो कहाँ से होता है भाई? हाइपोथैलेमस से जनरेट होता है। वहां से एक सिग्नल जाता है, एचसीएल रिलीज होता है और आपको लगता है नहीं अब भाई खाना खाना चाहिए, अब बहुत पेट खाली हो गया है ना, अब थोड़ा सा हेल्थ बनानी चाहिए। तो वो चीजें होती हैं यहाँ पे ना। अब देखो ब्रेन में क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है भाई, लाइक आपका डोपामिन। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि न्यूरो हार्मोनल फैक्टर, तो डोपामिन ठीक है एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, 5-HT सेरोटोनिन, गर्लिन। ठीक है, गर्लिन आपका क्या है? हंगर हार्मोन से, गट ब्रेन पेप्टाइड भी होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एपेटाइट रेगुलेशन, डोपामिन, सेरोटोनिन, गर्लिन एंड गट ब्रेन पेप्टाइड। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो एपेटाइट है वो स्टिमुलेंट कैसे हो रही है। ठीक है, दीज आर मतलब एपेटाइट स्टिमुलेंट्स की डिफिनेशन देखेंगे हम। दीज आर नो सेफ एंड रिलायबल एपेटाइट स्टिमुलेंट्स। Clear? These are no safe and reliable appetite stimulant. Symptomatically, appetite can often be improved by varying to diet and by use of bitters. ठीक है, तो एक चीज और बोली गई है मेडिकल साइंस के अंदर, बहुत सारी बुक्स के हम रेफरेंस भी दे सकते हैं कि जो एपेटाइट स्टिमुलेंट्स होते हैं ना, वो कुछ बुक्स में तो ये भी बोला गया है कि प्रैक्टिकली उनका कोई रोल ही नहीं होता है। जो आप मार्केट से बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, परचेज करते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल नहीं है एपेटाइट में। कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ हद तक जब मान लो किसी डिजीज से किसी की लॉस हुई है एपेटाइट, ठीक है, या फिर किसी ड्रग की वजह से हुई है, तो उस केस में हमें दवाइयां लेनी पड़ती हैं। अदरवाइज आप एक्सरसाइज से, अपने वाटर कंटेंट को बढ़ा के, अपनी डाइट को मेंटेन करके, फाइबर को ज्यादा सम्मिलित करके, ठीक है, बिटर सब्सटेंस को यूज करके अपनी डाइट को आसानी से नेचुरल तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, नो सेफ एंड रिलायबल एपेटाइट स्टिमुलेंट्स सिम्टोमेटिकली एपेटाइट कैन बी ऑफन इंप्रूव्ड बाय वेरिंग टू डाइट, मतलब डाइट में चेंजमेंट करके। डाइट में चेंजमेंट मतलब टमाटर खाइए, गाजर खाइए, चुकंदर खाइए, खीरा खाइए, सलाद अच्छी अच्छी खाइए, पानी की मात्रा बढ़ाइए, फाइबर रिच फूड लीजिए, आप बिटर चीजें लीजिए। मतलब कड़वी चीजें क्या होती हैं? स्टमकिंग करती हैं। स्टमक में क्या होता है? सीरियल गैस्ट्रिन रिलीज होना चालू हो जाते हैं, आपको भूख बढ़ जाती है ना। तो ऐसे आप डाइट को थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करके आप अपने भूख को नेचुरल तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। एंड यूज ऑफ बिटर्स, वही बोला मैंने, ठीक है,
लाइक आपका हो सकते हैं ऑरेंज पील एंड सूप्स, ठीक है, बहुत सारे सूप आते हैं आयुर्वेदिक में, बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो उससे आप इंप्रूव कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरोमेटिक बिटर एपेटाइट स्टिमुलेंट्स कंबाइन दी प्रॉपर्टी ऑफ बिटरनेस। बिटरनेस का बहुत बड़ा रोल है भाई एपेटाइट स्टिमुलेंट्स में, ठीक है। लाइक आपका नीम आप सुना होगा, बहुत अच्छा एक बिटरनेस है, बिटर सब्सटेंस है। और हमारा एक करेला, जामुन तो बिटर मतलब बिटर नहीं है लेकिन एपेटाइट बहुत अच्छी है हमारी, ठीक है। विद डेट ऑफ एन एरोमेटिक वोलाटाइल ऑयल लाइक जिंजर ऑरेंज कार्डमम, ठीक है। जिंजर ऑरेंज कार्डमम दीज आर वेल नोन एपेटाइट स्टिमुलेंट्स और नेचुरल तरीके से बूस्ट करती है, इनका कोई साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हमें नहीं मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें एपेटाइट स्टिमुलेंट्स की, तो उनके अंदर एक बिटरनेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बिटरनेस की प्रॉपर्टी होगी तो अल्टीमेटली अपने एपेटाइट को, आपकी एपेटाइट को वो इंप्रूव कर देंगे। अब भाई हम बात करें जो आपके एपेटाइट स्टिमुलेंट्स है या फिर और एक्सेजेनिक जो सब्सटेंस है, वो एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं उनके ना। जिंक बहुत अच्छा आपका एपेटाइट स्टिमुलेंट है, थायमिन विटामिन है, फिश ऑयल, ठीक है, सिप्रोहेप्टाडीन। देखो सिप्रोहेप्टाडीन का केस थोड़ा सा अलग है, ये आपकी है H1 एंटागोनिस्ट है। ये क्या है? H1 एंटागोनिस्ट है, हिस्टामिन पे काम करती है ना। जिंजर है आपकी, अदरक, कार्डमम, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपका है वो है मेजेस्ट्रॉल। जो मेजेस्ट्रॉल है वो क्या है हमारा, वो है सिंथेटिक प्रोजेस्टिन। क्या है हमारा? सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है, बहुत अच्छा काम करता है ना। उसके बाद हमारा है एल्कोहल। हाँ, दारू अगर एल्कोहल का कंसंट्रेट, आपका कंसंट्रेशन लगभग 10% है, तो आपका बहुत अच्छा एपेटाइट स्टिमुलेंट्स की तरह काम करता है और एक्सोजेनिक की तरह काम करता है, ठीक है। अगर हम एल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो फिर एसिडिटी को बढ़ाने लगेगा और लीवर सिरोसिस की दिक्कत आने लगती है ना। और आपको पता ही है एडिक्शन कॉज करता है, एब्यूज में आता है, तो इसको बहुत कम फॉलो करते हैं। एल्कोहल को हम फॉलो नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। अब देखो क्या है कि हमने कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे बताई हैं कि जो हमारी ड्रग्स हैं वो नियरली कैसे काम करती हैं, थोड़ा सा आपको अंदाजा लगा लेना है यहाँ से। तो पहला जो बेसिक मैकेनिज्म चलता है, इंड्यूस हाइपरफेजिया। हाइपरफेजिया का मतलब होता है टू इंड्यूस हंगरनेस, टू इंड्यूस फीलिंग ऑफ हंगरनेस, दिस इज कॉल्ड हाइपरफेजिया। और सेकंड हमारा है गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन। हाँ देखो, गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन बढ़ेगा तो हंगर बढ़ जाएगा। गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन लाइक आपका गैस्ट्रिन हो सकता है, पेप्सिन हो सकता है, HCl हो सकता है। तो जब गैस्ट्रिक सिक्रेशंस बढ़ेंगे और स्पेशली जो बिटर सब्सटेंस होते हैं आपके, जितने भी आपके बिटर होते हैं, तो क्या करते हैं वो मोस्टली गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को बढ़ा देते हैं और स्टिमुलेशन कॉज करते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ गैरलिन, गैरलिन आपका हंगर हार्मोन्स है, अगर ये इंड्यूस हुआ तो फिर बहुत तगड़ी भूख लगेगी आपको, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स लाइक आपका सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन और गैरलिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। जो एलोपैथिक मेडिसिन हमारी मोस्टली हम इन्हीं पे काम करते हैं। अगर हम बात करें मेजेस्ट्रॉल, जो मेजेस्ट्रॉल है वो गैरलिन के लेवल को बढ़ा देता है, गैरलिन को एक्टिवेट करता है और कुछ जो रिस्पॉन्स है उसके GH ग्रोथ हार्मोन्स पे भी देखे गए हैं। तो जो मेजेस्ट्रॉल है बहुत अच्छी दवाई है, स्पेशली कैंसर के केस में या फिर बहुत क्रोनिक इलनेस हो जाती है जिन लोगों को भूख नहीं लग रही है एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के बाद, तो मेजेस्ट्रॉल का यूज वहां पे करते हैं। थोड़ा सा दिक्कत रहती है क्योंकि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रोजेस्टिन है, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब जो इसके बाद हमारा स्टिमुलेशन ऑफ गैरलिन का स्टिमुलेशन हो गया और आपका ग्रोथ हार्मोन्स का स्टिमुलेशन होगा सोमैटोट्रोपिन। देखो जो गैरलिन की लोकेशन है आपकी हाइपोथैलेमस में। मोस्टली जो स्टिमुलेंट्स हैं आपकी जो भूख है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वो आपके दिमाग से, हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट हो रही है। तो हमें सिग्नल कहाँ भेजना है, हमें दिमाग में भेजना पड़ेगा, हमें हाइपोथैलेमस को ट्रिक करना पड़ेगा, वो सिग्नल देगा, HCl रिलीज होगा, तब आपको भूख लगेगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है, इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन एंड इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन जब बढ़ेगा, जैसे मान लो गैरलिन का लेवल, जब प्रोजेस्टेरॉन को हम बूस्ट करेंगे तो गैरलिन भी अपने आप बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो गैरलिन का प्रोजेस्टेरॉन का रिलेशन है, प्रोजेस्टेरॉन का अगर लेवल बढ़ जाएगा तो गैरलिन का लेवल भी बढ़ने लगेगा, तो कहीं ना कहीं वहां पे एपेटाइट आपकी इंप्रूव होने लगेगी। न्यूट्रिशनल स्टेटस, हाँ अगर स्टूडेंट दे रहे हो तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था वीडियो के, जब भी हम अच्छा खाना खाते हैं, भूख लगती है, तो हमारी बॉडी में डिफिशियंसी नहीं होती है मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा हमारे लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, एनीमिया वगैरह की दिक्कत नहीं आती। तो बहुत सारी चीजें कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा सेल, हमारा ऑर्गन, हमारी बॉडी सिस्टम नहीं चलेगी। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड जोड़ा गया है न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो
जो आपके सप्लीमेंट्स होते हैं, स्टिमुलेंट्स होते हैं, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू को एड अप करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ हमने कॉज लिखे हुए हैं जो मेजर कॉज माने जाते हैं किसी भी एपेटाइट को लॉस करने के लिए। एपेटाइट मतलब जो आपकी भूख है कैसे लॉस हो सकती है, कौन कौन से रीजन है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पे रीजन लिखा हुआ हमने फिजिकल चेंज इन बॉडी। फिजिकल चेंज इन द सेंस आपके स्टमक में दिक्कत आ जाए या फिर आपका इंटेस्टाइन में कोई अल्ट्रेशन हो जाए ना। सेकेंड पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड पॉइंट, इमोशनल चेंजमेंट लाइक मेंटल हेल्थ। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इमोशनल चेंजमेंट में जब भी आपको मेंटल इलनेस की दिक्कत होगी, न्यूरो प्रॉब्लम होगी, न्यूरोबायोलॉजी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी ब्रेन की, तो जो आपकी एपेटाइट है वो कम हो सकती है या फिर बढ़ सकती है। लाइक आपको एंजाइटी हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गए, तो उस केस में बहुत बड़ा इशू रहता है एपेटाइट का। समटाइम इंक्रीज हो जाती है, समटाइम आपकी बिल्कुल सप्रेस हो जाती है। ठीक है, डिजीज एसोसिएटेड, किसी बीमारी की वजह से आपकी एपेटाइट लॉस हो जाए, लाइक आपका ट्यूबरकुलोसिस से टीबी है, अगर बहुत लंबे टाइम तक कोई पेशेंट है और ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उसको भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाता है। भूख लगना बंद हो जाएगा तो बॉडी में न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो डिक्लाइन होने लगेगा। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा, फोर्थ पॉइंट है, किसी भी ड्रग की वजह से एपेटाइट का लॉस हो जाना। लाइक जितने भी आपकी मोस्टली सीएनएस स्टिमुलेंट है, लाइक आपका एम्फेटामिन है, तो एम्फेटामिन इज ए वेल नोन सीएनएस स्टिमुलेंट, तो आपको ये एनर्जी तो देता है। एम्फेटामिन एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है, बहुत जबरदस्त मेडिसिन है, आपके ब्रेन में हैप्पीनेस को क्रिएट करता है, आपको बिल्कुल अलर्ट रखता है, अलर्ट मोड पे, और बहुत ज्यादा आपके ब्रेन में एक्साइटमेंट प्रोवाइड कराता है। लेकिन क्या होगा, एक्साइटमेंट तो कराएगा लेकिन जो आपकी एपेटाइट है वो बहुत सप्रेस हो जाएगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी, आपको भूख लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर एम्फेटामिन लाइक प्रोडक्ट आप यूज करो, थोड़ा वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपकी जो एपेटाइट है वो सप्रेस हो सकती है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।